आज तक बंगाल में मुकाबला टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। वहां मुकाबला 10 साल के शासन बनाम बीजेपी के दावों पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत के विरोधियों के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं के हमले इसका संकेत दे रहे हैं। बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। तीन भाई भाई আমরা বলি বাংলাতে স্থান নাই। तो मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया। कांग्रेस के तो देवेगी ना, এখানে बीजेपी दालाली करे। हमारे विकास में जो सरकार आगे आ रही है, वो सरकार को हम हटाकर दम लेंगे। খেলা হবে, লড়াই হবে, लड़ाई হবে, हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस बार लड़ाई में उनका हर दांव भारी पड़ने वाला है। टीएमसी कह रही है कि विरोधी मुंह की खाएंगे और दबे पांव लौट जाएंगे। शाह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी सोनार बांग्ला का सपना साकार करेगी। परिवर्तन का जो माहौल है, उसको बढ़ाने का काम किया। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं और वादा करता हूं कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहां पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। ममता बोल रही हैं, बाहर से आए लोग बंगाल को बर्बाद कर देंगे। বিজ্ঞান শিক্ষা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না को নন্দীগ্রাম। इतनी तलखी, इतना गुस्सा, बंगाल चुनाव में इन दिनों सब कुछ दिख रहा है। भ्रष्टाचार, हिंसा, भाई भतीजावाद का मुद्दा हावी है, तो जय श्री राम बनाम दुर्गा पर भी दंगल हो रहा है। मुद्दों की ऐसी लड़ाई में आज मुकाबला जोरदार है। एक तरफ बीजेपी के दिग्गजों की टीम चुनाव प्रचार में ताकत झोंकने जा रही है, तो दूसरी ओर ममता मोर्चे पर डटी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद बांकुरा के विष्णुपुर में और कोतुलपुर में रैली करने जा रहे हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 3 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं यूपी के सीएम योगी पर, और इन सब के बीच ममता बनर्जी बांकुरा के मेजिया में रैली करने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर आज बंगाल दौरे पर हैं। आज वो पहले पुरुलिया में रैली करने वाले हैं, फिर बांकुरा और आखिर में मेदिनीपुर में सभाओं को संबोधित करेंगे। चुनावों की घोषणा के बाद से योगी का ये दूसरा बंगाल दौरा है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने मालदा से चुनावी प्रचार का शुभारंभ किया था। मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे थे सीएम योगी और लव जिहाद को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी का ऐसा ही तेवर आज फिर दिखेगा। लेकिन टीएमसी तो खेला होबे में व्यस्त है। कमान ममता के हाथों में है। जुबां पर बंगाल को बांटने की साजिश जैसे गंभीर आरोप और निशाने पर है बीजेपी। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। बीजेपी के चाई ना, बीजेपी के चाई ना। व्हील चेयर के सहारे ममता वोटरों के बीच पहुंच रही हैं, जहां वो बेहिचक लोगों से मिल रही हैं। अपने चोट पर सहानुभूति की वोट बटोरने की जुगत में लगी ममता की ये तस्वीर दुर्गापुर में दिखी। ये सियासत का ममता वाला अंदाज है। ममता खुद नंदीग्राम से नामांकन पर्चा दाखिल कर चुकी हैं। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी टक्कर देने में जुटे हैं।
आज वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं। जीत किसकी होगी ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा। पौलमी साह के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। देश के सामने नए कोरोना संकट की सबसे बड़ी वजह है महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात। राज्य में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कुछ शहरों में लॉकडाउन या फिर आंशिक लॉकडाउन तक लगाना पड़ा है। फिर भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसी फॉर्मूले पर शुरू हुई थी कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई। लेकिन ग्राफ में गिरावट आई तो लोग बेफिक्र होते गए। ऐसा लगने लगा मानो संकट पूरी तरह से समाप्त हो गया हो। और वही चोक अब बड़ी चेतावनी बनकर महाराष्ट्र के सामने खड़ी है। यहां कोरोना की तेज रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालिए। 12 मार्च को 15,817 नए केस दर्ज किए गए। 13 मार्च को 15,602 नए मामले सामने आए। 14 मार्च को यह आंकड़ा 16,620 तक पहुंच गया। हालांकि कल यानी सोमवार को फिर थोड़ी गिरावट दर्ज की गई और आंकड़ा 15,051 रहा। संक्रमण का ये ग्राफ उन 4 दिनों का है जो सबसे ज्यादा रहे हैं। ये उसी महाराष्ट्र की तस्वीर है जहां 11 फरवरी को 24 घंटे में महज 652 केस मिले थे। अब 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आए दिन हो रही लापरवाही ने हालात बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नागपुर, मुंबई समेत कई शहरों में ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जहां खतरे के बाद भी लोग कायदा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग बाजारों में घूम रहे हैं जैसे कोरोना खत्म हो गया हो। मुश्किलें बढ़ी तो महाराष्ट्र सरकार ने फौरी तौर पर कदम उठा लिए। नागपुर में 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। पुणे में 31 मार्च तक रात 11 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। पुणे के सभी स्कूल कॉलेज भी 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है और ठाणे में 16 हॉटस्पॉट इलाके में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र की मुसीबत टालने के लिए लॉकडाउन ही एक उपाय बचा है। सरकार कह रही है कि कड़ाई बरती जा रही है। कोविड गाइडलाइंस नहीं पालन करने के आरोप में करीब 20 लाख लोगों पर जुर्माना भी लग चुका है। नागपुर में लॉकडाउन के बीच बेवजह सड़क पर निकलने वालों से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। लॉकडाउन के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई गई है। पेट्रोलिंग मोबाइल्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी अनावश्यक या नियम के विरुद्ध जो लोग रास्ते पे दिख रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं राज्य सरकार लोगों से अपील कर रही है कि ढिलाई नहीं बरतें, मास्क लगाएं ताकि लॉकडाउन के हालात न बने। आणि म्हणून अशी कुठलीही कारण नाही की ज्यामुळे ताबडतोबीनं लॉकडाऊन करावं लागेल। पण हे नक्कीच आहे की मुंबईमध्ये महानगरपालिकेमध्ये 20 लाख लोकांना फाईन केलं मास्क नाही या कारणाने आणि 42 कोटी रुपये यामधून जमा झालेले। इन सब के बीच राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक 31 मार्च तक राज्य के सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता में ही काम करेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। शादी में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही कोरोना पीड़ितों के हाथ पर स्टाम्प भी लगाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। जरूरत इन कोविड नियमों को सख्ती से पालन करने की है। साथ ही मार्केट में भीड़ कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हालात सुधरने की उम्मीद इसके बगैर नहीं की जा सकती। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। महाराष्ट्र के अलावा अन्य कई राज्यों में भी कोरोना का खतरा बढ़ा तो संबंधित राज्य सरकारें अलर्ट हो गई। दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कई ऐसे राज्य हैं जहां वायरस के खिलाफ लड़ाई को तेज कर दिया गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में
इंग्लैंड के साथ पहले 2 T20 मैच का रोमांच गजब था। मैच को देखने के लिए उतने ही क्रिकेट प्रेमी भी स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन आज जब इंग्लैंड के साथ तीसरा मैच होगा तो तस्वीरें बदली सी होंगी। स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों की एंट्री नहीं होगी, यानी मैच के दौरान दर्शक दीर्घा खाली रहेगी। बीसीसीआई का यह फैसला पांव पसारते कोरोना को देखते हुए है, जो आज के मैच के अलावा अन्य 2 T20 मैचों पर भी लागू होंगे। गुजरात में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से इजाफा होने लगा है। कल राज्य में 24 घंटे में 890 मामले दर्ज किए गए। इसी खतरे को देखते हुए बगैर दर्शक मैच आयोजित करने का फैसला लिया गया है। कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन मैनेजमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया है और आगामी 16 तारीख को, 18 तारीख को और 20 तारीख को जो मैच खेले जाने रही है वो बिना प्रेक्षकों के ही खेले जाएगी। गुजरात सहमा है तो दिल्ली भी डर गई है। रोजाना कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। सोमवार को चौथे दिन राजधानी में संक्रमण का आंकड़ा 400 के नीचे आया। कल 24 घंटे में 368 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 2321 हो गई। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये 19 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। थोड़े बढ़े हैं केसेस, पहले 100-125 के करीब आ गए थे, अभी पिछले कुछ दिनों से 400-450 है। मैं स्थिति पे नजर रखे हुए हूँ, अभी कोई घबराने की बात नहीं है। डेथ्स अभी भी कंट्रोल में है, 1, कभी 2, कभी 0, कभी 3, इसी रेंज में चल रही हैं। मैं बस यही निवेदन करूंगा, अपील करूंगा सभी लोगों से कि जो लोग एलिजिबल हैं वो जल्दी जाके वैक्सीनेशन लगवाएं। खौफ का आलम पंजाब में भी दिखने लगा है। वहां कैप्टन अमरिंदर सरकार ने एक बार फिर बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इस फैसले के मुताबिक 22 मार्च से शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षाएं अब 20 अप्रैल से 24 मई तक चलेंगी, जबकि 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं अब 4 मई से होंगी। सरकार की कोशिश है कि पंजाब को इस संकट से उबारा जाए। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने 8 जिलों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिए हैं। इंडोर कार्यक्रम में 100 और आउटडोर कार्यक्रम में 200 लोगों को रहने की ही इजाजत है। पंजाब में कल 1818 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें सबसे चिंताजनक हालत जालंधर की है। लुधियाना में भी संकट बरकरार है। मध्य प्रदेश में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। वहां कल 24 घंटे में 797 नए केस दर्ज किए गए। इस साल एक दिन में ये सबसे ज्यादा संक्रमण का आंकड़ा है। पिछली बार की तरह इस बार भी इंदौर में कोरोना ने दोबारा तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। भोपाल में तो धारा 144 लगा दी गई है, यानी धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस या समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। 10:30 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। आज अगर मामले बढ़ रहे हैं तो ये भी लोगों को पता है, सरकारों को भी पता है कि ये लोगों के कैजुअल बिहेवियर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में लापरवाही करने के कारण बढ़ रहे हैं, और उसी को थोड़ा सा और सख्ती से इम्प्लीमेंट कराने से सारी चीज़ों के अंदर बेहतरीन सुधार हो सकता है। लापरवाही से मुश्किल बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर इससे निपटने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। अब देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ को पार करने वाला है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।